दोस्तों, बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। सीरिया इजरायल तनाव के बीच फिलिस्तीनी मुल्क के कमांडर को इजरायली बॉर्डर में कर दिया तैनात। गुस्से से आग बबूला हुए इजरायल, सीरिया को दे डाली खुली धमकी। आखिर क्या होने वाला है, जानेंगे पूरा मामला। अगली खबर में आपको बताएंगे इजरायल के एक फैसले से तुर्की और अजरबैजान दोनों भड़क गए। आखिर ऐसा क्या हुआ कि अपने सबसे करीबी मुस्लिम सहयोगी तक ने इजरायल को कड़ी चेतावनी दे डाली। जानेंगे पूरी खबर। इनके अलावा बात करेंगे गाजा की, जहां मलबे, तबाही और दर्द के बीच 150 जोड़ों ने एक साथ निकाह कर पूरी दुनिया को ऐसा संदेश दिया जिसने लाखों लोगों का दिल छू लिया। आखिर क्यों इस निकाह की चर्चा पूरी दुनिया में हो रही? तो बिना समय गवाए बात करते हैं खबरों की। दोस्तों, सीरिया से एक बड़ी खबर आई है जिसने इजरायल को परेशान कर दिया। फिलिस्तीनी मुल्क के सीरियाई सैन्य अधिकारी बासिल अहमद इब्राहिम एक बार फिर सुर्खियों में है। साल 2012 में जब सीरिया में गृह युद्ध तेज हुआ था, तब वो फिलिस्तीन लिबरेशन आर्मी यानी PLA में मेजर के पद पर तैनात थे। लेकिन उस दौर में उन्होंने तत्कालीन सरकार और सेना का साथ छोड़ दिया और बगावत करने वाले गुटों में शामिल हो गए। करीब 14 साल बाद जून 2026 में सीरियाई सरकार और रक्षा मंत्रालय ने बगावत करने वाले कई पूर्व सैन्य अधिकारियों को दोबारा सेना में शामिल करने और उनकी स्थिति बहाल करने की नई सुलह नीति अपनाई। इसी नीति के तहत बासिल अहमद इब्राहिम को न सिर्फ दोबारा सेना में शामिल किया गया, बल्कि उन्हें प्रमोट कर कर्नल के पद पर भी बहाल कर दिया गया। इसे सीरिया की नई सैन्य नीति का बड़ा फैसला माना जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ा दावा यह है कि सोशल मीडिया और कुछ क्षेत्रीय मीडिया रिपोर्टों में दावा किया गया कि 14 साल पहले सीरिया के लिए जद्दोजहद में शामिल होने वाले फिलिस्तीनी कमांडर बासिल अहमद इब्राहिम को इजरायली सीरिया बॉर्डर पर बतौर जनरल तैनात कर दिया गया है। खबर के मुताबिक इस तैनाती पर इजरायल की तरफ से सख्त रद्द अमल आया है। वो चीखते हुए धमकी दे रहा है कि अहमद अल शरा अगर अपनी हरकतों से बाज नहीं आया तो हम सीरिया पर कब्जा कर लेंगे। इस बीच इजरायल और सीरिया के बीच तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। सीरिया के विदेश मंत्रालय ने आरोप लगाया है कि इजरायली सेना ने कुनेत्रा और दारा प्रांतों में घुसकर गोलीबारी की और कई इलाकों में कार्रवाई की। दमिश्क ने इसे अपनी संप्रभुता का खुला उल्लंघन बताते हुए संयुक्त राष्ट्र और अंतरराष्ट्रीय समुदाय से हस्तक्षेप की मांग की है। सऊदी अरब ने भी इजरायल की इन कार्रवाइयों की निंदा की और कहा कि सीरियाई क्षेत्र में बार बार हो रही सैन्य घुसपैठ और हमले क्षेत्रीय स्थिरता के लिए खतरा है। गौरतलब है कि 1967 के युद्ध में इजरायल ने गोलान हाइट्स के बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया था और 1981 में उसे अपने में शामिल करने का ऐलान कर दिया था। लेकिन दुनिया के अधिकांश देश आज भी इसे मान्यता नहीं देते। इस बीच काहिरा में हुई अरब संसद की बैठक में भी सीरिया का खुलकर समर्थन किया गया। बैठक में कहा गया कि सीरिया की हुकूमत, उसकी सरजमीन और उसकी सुरक्षा का सम्मान किया जाना चाहिए। साथ ही सीरिया और लेबनान पर इजरायली हमलों की निंदा की गई। अरब देशों ने फिलिस्तीन के मुद्दे पर भी एकजुटता दिखाई और कहा कि फिलिस्तीनी आवाम के हक की हिमायत जारी रहेगी। कुल मिलाकर सीरिया में बासिल अहमद इब्राहिम की वापसी और दूसरी तरफ इजरायल सीरिया के बढ़ते तनाव ने पूरे इलाके की सियासत को फिर से गर्म कर दिया है। आने वाले दिनों में हालात किस तरफ जाएंगे, इस पर पूरी दुनिया की नजर बनी हुई है। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, इजरायल ने अब सीधा तुर्की से पंगा ले लिया है। दरअसल मामला यह है कि रविवार को इजरायल सरकार ने आधिकारिक तौर पर आर्मेनियाई नरसंहार को मान्यता देने का फैसला किया, जिस पर उसके करीबी सहयोगी अजरबैजान ने कड़ी नाराजगी जताई है। अजरबैजान के विदेश मंत्रालय ने अपने बयान में कहा कि इजरायल का यह फैसला बेहद चिंताजनक है। मंत्रालय ने इसे इतिहास के तथ्यों को तोड़ मरोड़कर पेश करने वाला कदम बताया और कहा कि इतने जटिल ऐतिहासिक मुद्दे को सिर्फ एक राजनीतिक फैसला बना देना सही नहीं है। बयान में कहा गया कि यह फैसला ना तो मजबूत कानूनी आधार पर है और न ही किसी ठोस ऐतिहासिक शोध पर, इसलिए इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता। मंत्रालय ने कहा, ऐसे कदम ना तो आपसी समझ बढ़ाते हैं और न ही सुलह की राह आसान करते हैं, बल्कि मतभेदों को और गहरा करते हैं और इलाके में अमन कायम करने की कोशिशों को नुकसान पहुंचाते हैं। अजरबैजान ने इजरायल से इस फैसले पर दोबारा विचार करने की अपील भी की है।
यानी सीधा मतलब इजराइल का कहना है कि 1915 से 1917 के बीच ऑटोमन साम्राज्य के दौरान आर्मीनियन लोगों की हत्या की गई थी और इसे इजराइल ने नरसंहार घोषित कर दिया, जबकि तुर्की इससे इनकार करते हैं। दोस्तों, सबसे हैरानी की बात यह है कि अजरबैजान एक मुस्लिम देश है, लेकिन उसके इजराइल के साथ काफी करीबी रिश्ते हैं। अजरबैजान इजराइल को बड़े पैमाने पर तेल सप्लाई करता है, जबकि इजराइल उसे आधुनिक हथियार देता है। पिछले साल भी बाकू ने सीरिया और गाजा को लेकर तुर्की और इजराइल के बीच तनाव कम कराने के लिए बातचीत में अहम भूमिका निभाई थी। वहीं तुर्की और अजरबैजान भी बेहद करीबी सहयोगी है। 2021 के शूसा समझौते के तहत अगर किसी एक देश पर हमला होता है तो दूसरा उसका साथ देगा। 2020 के नागोर्नो काराबाख युद्ध में भी तुर्की और इजराइल दोनों ने अजरबैजान का समर्थन किया था। हालांकि फिलहाल यह सिर्फ इजरायली कैबिनेट का फैसला है। इसे आधिकारिक नीति बनने के लिए अभी इजरायली संसद की मंजूरी मिलनी बाकी है। जानकारों का मानना है कि अजरबैजान इस प्रस्ताव को रोकने के लिए इजराइल पर दबाव बना सकता है। वहीं तुर्की ने भी इस फैसले की आलोचना करते हुए कहा कि इजराइल ये कदम ऐसे समय उठा रहा है जब आईसीसी ने गाजा में कथित जंगी जुर्म के आरोप में प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू समेत कई इजरायली अधिकारियों के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किए हैं। इसके अलावा इंटरनेशनल कोर्ट आईसीजे में भी इजराइल पर कथित नरसंहार के आरोपों को लेकर सुनवाई चल रही है। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, उत्तरी गाजा के जबालिया शरणार्थी कैंप में इजरायली युद्ध शुरू होने के बाद पहली बार एक सामूहिक निकाह का आयोजन किया गया। इस सामूहिक निकाह में 150 दुल्हे दुल्हनों ने शादी की। ये सभी उन इलाकों के रहने वाले हैं जो युद्ध के दौरान तबाह हो गए और जहां के लोगों को जबरन अपना घर छोड़ना पड़ा। बारात जबालिया कैंप से निकली, जहां दुल्हे और उनके परिवार सड़क पर इकट्ठा हुए। ढोल की थाप और पारंपरिक धुनों के बीच ये जुलूस तबाह हो चुके मोहल्लों से गुजरते हुए एक बड़े शादी हॉल तक पहुंचा, जिसे खास तौर पर इस मौके के लिए तैयार किया गया था। दुल्हों ने फिलिस्तीनी कुफिया पहनी, जबकि दुल्हनों ने गाजा के पारंपरिक पोशाक पहनकर अपनी पहचान और कल्चर से जुड़े रहने का संदेश दिया। यानी ये इजराइल के लिए गाजा का साफ संदेश है, जुल्म की कोई भी दीवार उनका हौसला नहीं तोड़ सकती। गाजा को मिटाना नामुमकिन है, क्योंकि ये वो कौम है जो टूट कर भी खुद को दुगुनी ताकत से जोड़ना जानती है। रिपोर्ट के मुताबिक 7 अक्टूबर 2023 को शुरू हुए युद्ध के बाद उत्तरी गाजा में यह अपनी तरह का पहला सामूहिक निकाह है। यह सिर्फ एक शादी नहीं, बल्कि इस बात का ऐलान है कि इतनी तबाही, शहादत, बेघर होने और घेराबंदी के बावजूद गाजा के लोग जिंदगी से हार मानने वाले नहीं हैं। एक बुजुर्ग ने कहा, यह हमारी जमीन से मोहब्बत और सुन्नते निकाह को जिंदा रखने का पैगाम है। हालात चाहे कितनी भी मुश्किल हो, जिंदगी रुकनी नहीं चाहिए। एक दुल्हे ने बताया कि युद्ध में उसके परिवार के करीब 200 लोग शहीद या लापता हो चुके हैं। ऐसे में यह खुशी भी गहरे दर्द के साथ जुड़ी हुई है। इस सामूहिक निकाह का संदेश साफ है कि गाजा झुकेगा नहीं। यहां के लोग दुनिया को बताना चाहते हैं कि मलबे के बीच भी उम्मीद जिंदा है और तबाही के बीच भी नई जिंदगी की शुरुआत हो सकती है। दोस्तों, इनके लिए आप लोग भी दुआ करें। वहीं फिलिस्तीनी सरकारी आंकड़ों के मुताबिक जून 2026 तक उत्तरी गाजा में 70% से ज्यादा घर तबाह हो चुके हैं और कई इलाकों के लोग अब भी अपने घरों में वापस नहीं लौट पाए हैं। तो फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक नई रिपोर्ट्स के साथ।